अब जैसे मैं आपको मैक्स का बताऊं या हम जो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आ गया है एडवांसमेंट से। जी। हाई एंड माइक्रोस्कोप जो हम लोग को लगता था जिन एरिया को हम नहीं देख पाएंगे वो इजीली देख पाते हैं। जी। इसके अलावा न्यूरो नेविगेशन, जैसे आज हमें कहीं जाना होता है तो हम हम्म। सिंपल नेविगेशन करके नेविगेशन, हाँ करके हाँ आ हाँ। जाते हैं। जी। तो ऐसे ही ब्रेन सर्जरी में भी आजकल न्यूरो नेविगेशन आ गया है। जी। तो आप कोशिश करिए कि जो एग्रावेटिंग फैक्टर है उनको आप अवॉइड कर लीजिए। अवॉइड करें। अगर नहीं अवॉइड कर सकते, जैसे मान लीजिए कि धूप को अवॉइड करना है तो बट फिर भी, मिनिमाइज करें। हाँ, फिर भी अगर जाना ही पड़ रहा है, कुछ करना है, तो प्लीज हम्म। अम्ब्रेला लेके जाइए। कवर। सो मतलब यू हैव टू हम्म। avoid your factors, हम्म। aggravating factors, हम्म। or you have to find some solution for सॉल्यूशंस। नमस्कार, मैं तनुश्री स्वागत करती हूँ आपका एचपीएन न्यूज में। आइए मिलते हैं आज हमारे खास मेहमान से। नमस्कार तनुश्री जी, मैं डॉक्टर दिनेश रत्नानी, डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा से। आपके चैनल में आके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आज हमारा इंटरव्यू कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल। तो सर, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है इस एज अ न्यूरोलॉजिस्ट। कितना एक्सपीरियंस हो गया और कितना काम किया आपने? So I started my medical journey in 1993 and मैंने KGMC से अपना MBBS किया। आफ्टर दैट MS BHU से करके जी। SMS जयपुर से मेरा MCS न्यूरो सर्जरी 2009 में कंप्लीट हुआ। जी। पोस्ट MCS मेरे को करीब 15 इयर्स हो गए हैं फील्ड में। एंड न्यूरो का काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है हमारा अभी तक। एंड हम लोग सभी टाइप का ब्रेन एंड स्पाइन टाइप के केसेस हम लोग सर्जिकली ऑपरेट करते हैं। जी। तो सर, आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करना चाहेंगे कि ब्रेन के बारे में, क्योंकि आज का टाइम देखें, अगर आज का दौर देखें हम, तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां अगर बात करें तो कि इतनी देखने को मिल गई हैं आजकल कि कोई सवाल ही नहीं है कि इतनी बीमारियां, जैसे हेडेक इश्यूज तो बहुत छोटे हो गए हैं आज के मामले में कि कहीं भी देखने को मिल जाता है कि हर किसी को सर दर्द का इशू या ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेजेस, ये चीज़ें इतना बढ़ गया है कि आजकल कॉमन, बहुत कॉमन हो गया। तो क्यों हो गया ऐसा? तो तनुश्री जी, मैं आपको इसमें कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक हेडेक हमारे पास काफ़ी कॉमन डिजीज रहती है एंड पेशेंट फ्रिक्वेंटली हेडेक करके ही आता है। जी। हेडेक में हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है, इट इज़ वेरी कॉमन जी। and 90 to 95% of the cases it is mainly predominantly because of either the stress or the migraine or some kind of a primary headache syndrome। जी। तो अगर हम हेडेक को क्लासिफाई करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के रहते हैं। सेकेंडरी में ये रहता है कि कोई ना कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी या कोई ना कोई बीमारी ब्रेन में साथ में चल रही है। जी। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये डिफरेंस समझें कि कौन सा हेडेक हमारे लिए जो है वो रिलेटिवली बिनाइन है और कौन सा हेडेक है जिसमें हेडेक में कौन से ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। जी। तो अगर हेडेक में अगर कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब कोई हाथ में पाँव में वीकनेस या स्पीच में दिक्कत या कोई देखने में विजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे अगर हेडेक्स हैं तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे हेडेक के साथ इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग हो रही है, अर्ली राइज ऑफ द मॉर्निंग के साथ में वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में these are the alarming symptoms and we have to immediately meet our neurologist or a neurosurgeon। सिमिलरली एक किसी पेशेंट को अगर हेडेक रह रहा है काफी लंबे टाइम से, लेकिन अगर उसका एक पैटर्न है, अगर उसका चेंज ऑफ पैटर्न है, पहले उसका हेडेक अलग टाइप से रहता था लेकिन अब कुछ दिनों से वो नोटिस कर रहा है कि हेडेक का टाइप अलग हो गया, देन इट इज अ टाइम वी नीड टू कंसीडर इट। एंड अगर एज ज्यादा हो गई है, 50-55 प्लस में न्यू ऑनसेट हेडेक आ रहा है, देन वी शुड बी अलार्मिंग अबाउट इट। या किसी पेशेंट को कोई पहले से कोई नॉन मैलिग्नेंसी है, उसको हेडेक अगर आ गया है, ऐसे कंडीशन में हमें अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। जी। तो अगर कोई पेशेंट ब्रेन रिलेटेड बीमारी आपके पास लेकर आता है या फिर जैसे मेमोरी लॉस हो गया,
कंसंट्रेशन के रिलेटेड कुछ भी हो गया इशू, तो उनको आप इनिशियल स्टेप्स में कैसे ट्रीट करते हैं? मेमोरी लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज फैक्टर किस एज फैक्टर को बिलोंग जी। करता है। नॉर्मली अगर हम यंगर एज ग्रुप में देखें तो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कम ही होते हैं। मोस्टली ऐसे में ये देखा गया है कि कोई ना कोई एक्यूट स्ट्रेस या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको ब्रेन को फोकस नहीं करने दे रही है वो ज़्यादा कॉमनली रहता है। तो एक बार उससे बैठ के काउंसिल करके बात करने से आइडिया लगता है। एंड एल्डरली पेशेंट्स में ये हमने देखा है कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, इसके अलावा ब्रेन में क्लॉट होना या पानी का इम्बैलेंस होना जिसको हम लोग NPH करके बीमारी बोलते हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ में भी मेमोरी इशू आते हैं। अगर हम मेमोरी इश्यूज को एवेल्युएट करके उसमें हम लोग एक बेसलाइन MRI करके देखते हैं ब्रेन का। MRI ब्रेन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वेदर एंड few blood tests are also important, जिसके बेस पे हम ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोई रिवर्सिबल कॉज है इसमें कि नहीं है। अगर पेशेंट में रिवर्सिबल कॉज है तो इट्स वेरी गुड, वी ट्राई टू ट्रीट दैट, वी ट्राई टू फिक्स दैट। एंड कई बार रादर न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास वही केसेस को भेजते हैं जो कि हम जिनमें न्यूरोसर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें एल्डरली लोग में सबड्यूरल हेमेटोमा मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा कि काफ़ी कॉमन होता है क्रॉनिक सबड्यूरल हेमेटोमा, जो कि ब्रेन के ऊपर एक लेयर सी बना देता है। एंड देखने में पेशेंट वैसे ठीक लगता है लेकिन मेमोरी लॉस होना ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। जी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जैसे लोग स्ट्रेस और एंजाइटीज को भी ब्रेन डिसऑर्डर्स की तरह मानते हैं कि वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करते हैं कि हमें स्ट्रेस है और ये इश्यूज रहते हैं कंटिन्यूसली, तो इसको भी लोग सीरियसली लेते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड ज़्यादा करता है। कुछ लोग छोटी सी बात को भी बहुत अपने माइंड में ले लेते हैं एंड कुछ लोग बड़ी बात को भी कहते हैं कि चलो कोई नहीं। तो बीइंग मेडिकल प्रोफेशन भी हम लोगों को जो बेसिक डिफरेंशिएट करने का बेसिक पर्पस होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी ट्रीटेबल कॉज और नॉन ट्रीटेबल कॉज। ओके, बाय ट्रीटेबल आई मीन टू से कि सर्जिकल और बाय मेडिकल, ठीक है ना। हाँ, सो अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नहीं है देन डेफिनेटली यस, स्ट्रेस इटसेल्फ कैन कॉज वेरी मच डिफिकल्टी टू द पेशेंट। सो आई वुड से कि ऐसे पेशेंट्स को साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहिए। एंड जो बेसिकली हमारी जो बिहेवियरल थेरेपी होती है वो भी बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा, जैसे आपने थेरेपी बताई अभी, बिहेवियरल थेरेपी तो किस टाइप्स की आप थेरेपी ट्रीटमेंट पे यूज़ करते हैं कि उन ट्रीटमेंट्स के दौरान जो भी आप थेरेपीज मोस्ट ऑफ द यूज़ करते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आई एम अ न्यूरोसर्जन, तो हम लोग तो ये डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या हम सर्जिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, मेडिकली। हाँ, मेडिकली जो थेरेपी वाला जो पार्ट है वो हम लोग डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हाँ, तो आइदर साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास वी टेंड टू रेफर टू दोस। ओके, तो आपके एक्सपीरियंस के अगर बात करें कि आपके एक्सपीरियंस के दौरान अगर आपने देखा हो कि लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं प्ले करता है इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, तो लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना चाहिए इसके? लाइफस्टाइल में मैं बोलूँगा कि एक तो हम लोगों को रिलेटिवली रैट रेस में नहीं पड़ना चाहिए, एक दूसरे की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी लिमिटेशंस समझ के डिसीजन और स्टेप्स लेने चाहिए। एंड थोड़ा सा कंपैरिजन बंद करना चाहिए। तो मतलब कंपैरिजन एक दूसरे को से नहीं करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ के डिसीजन बनाना चाहिए। एंड लाइफ स्टाइल में आई वुड से कि हमें ब्रेन की उसके लिए तो मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे ब्रेन को काम रखता है और हमारी फोकस को बढ़ाता है एंड हमारी नेगेटिविटीज को भी रोकता है। सो एंड गुड न्यूट्रिशन, गुड स्लीप, गुड फ्रेंड सर्किल, गुड वर्क,
good matters work a lot. and good work and good hobbies. Good hobbies. So these combination will always work. Always plays a major role. सो सर ने जैसा बताया कि माइग्रेन और ये चीज़ें भी बहुत मेजर रोल निभाती है हमारी लाइफस्टाइल में एक किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए और ये सब चीज़ें. माइग्रेन एक अलग टाइप का ही डिसऑर्डर है. ये हम्म. प्राइमरी हेडेक की कैटेगरी में आता कैटेगरी है. में आता है. जी. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक एब्नॉर्मल रिस्पॉन्स रहता है हम्म. टुवर्ड्स द पेन परसेप्शन या हम्म. कुछ सिचुएशंस को. हम्म. तो ऐसे अगर पेशेंट हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं तो हम लोगों को ये एवेलुएट करना होता है कि उनसे हमें बैठ के बात करनी होती है. हाउ फ्रिक्वेंटली इज योर हेडेक, महीने में, हफ्ते में, दिन में कितनी बार हो रहा है. ठीक है ना. देन वी हैव टू आस्क देम कि कब कब आपको होता है, व्हाट आर द एग्रावेटिंग फैक्टर्स. कई बार ये देखा गया है कि जैसे स्लीप डिप्राइवेशन हो गया किसी को धूप में गया तो हो जाएगा. थर्डली किसी को अगर मील स्किप हुई, लंच ब्रेकफास्ट मिस हुआ या डिनर मिस हुआ या लेट हुआ. देन एंड कभी कभार जो ओवरबर्डन लोग होते हैं, कभी कभार कुछ डाइट्स ऐसे होते हैं, चीज हो गया, कैफीन हो गया, कॉफी हो गया, ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद द माइग्रेन. सो वी हैव टू लुक एट द एग्रावेटिंग फैक्टर्स एंड वी हैव टू टेल देम कि वो उनको अवॉइड करें. जी. जैसे अगर आजकल की डाइट भी अगर कंसीडर करें, उसको भी एक मेजर रोल ये भी निभा रहा है उस चीज़ में कि कहीं ना कहीं डाइट डिस्टर्ब हो रही है तो उसकी वजह से सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं. हाँ. तो उसमें ये है कि आप कोशिश करिए कि जो एग्रावेटिंग फैक्टर है उनको आप अवॉइड कर लीजिए. अगर नहीं अवॉइड कर सकते, जैसे मान लीजिए कि धूप को अवॉइड करना है, बट फिर भी अगर जाना ही पड़ रहा है, कुछ करना है, तो प्लीज अम्ब्रेला लेके जाइए. सो मतलब यू हैव टू avoid your factors, aggravating factors, or you have to find some solutions. जी. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों में अगर हम देखें कि ब्रेन रिलेटेड बीमारियां या फिर कुछ इश्यूज जो होते हैं, क्या उनके सिम्टम्स आप हमें बता सकते हैं? क्योंकि बच्चों में भी आजकल काफी सिम्टम्स बच्चों में आजकल हम जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा ना ADHD वाले जो हाइपर एक्टिविटी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हो गए हैं. ऐसे ही हम देखते हैं थोड़ा सा ऑटिज्म भी स्पेक्ट्रम थोड़ा सा राइज पे है. सो आई पर्सनली फील कि जो हमारी जो धीरे धीरे जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, बच्चे को इंटरेक्शन कम मिल रहा है एंड ही इज स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द स्क्रीन, जो कि उसको ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है, वो फोटिक स्टिमुलेशन दे रहा है, लॉजिकल कनेक्शन नहीं बनने दे रहा है, पीयर या सोशल इंटरेक्शन नहीं बनने दे रहा है, एंड इनसे वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आना, ये सारा चीज. एंड पेरेंट्स भी क्योंकि फैमिली में अलग रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हैं, तो बच्चे को वर्किंग होने की वजह से उनको पैम्पर करने का एक ही तरीका आता है कि भाई टाइम ना दे के बस उसको चीजें दे दो. तो वो बच्चा डिमांडिंग ज्यादा होता चला जा रहा है. तो ऑल दिस एग्रेशन इशू इसलिए ज्यादा होते जा रहे हैं. सो इन सब में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करना चाहिए. एंड इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स एंड ट्राई टू send them into the social environment. Socially merge होने का टाइम दें उनको. जी. तो ब्रेन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो कौन से एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उनका सक्सेस रेट क्या है आपके अकॉर्डिंग? अब जैसे अगर मैं आपको मैक्स का बताऊं या हम जो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो इसमें हमारे पास बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आ गया है एडवांसमेंट से. जी. हाई एंड माइक्रोस्कोप जो हम लोगों को लगता था जिन एरिया को हम नहीं देख पाएंगे वो इजीली देख पाते हैं. इसके अलावा न्यूरो नेविगेशन, जैसे आज हमें कहीं जाना होता है तो हम सिंपल नेविगेशन करके आ जाते हैं. तो ऐसे ही ब्रेन सर्जरी में भी आजकल न्यूरो नेविगेशन आ गया है. तो हम लोग अपना पहले से ही हम टारगेट प्लान कर लेते हैं कि किस रास्ते से हम जाके उस सर्जरी को या उस ब्रेन ट्यूमर को हम हटाएंगे ताकि पेशेंट को मिनिमम टू मिनिमम डैमेज हो सके. तो न्यूरो नेविगेशन आई वुड से इज अ वेरी गुड टूल फॉर अस. देन एंडोस्कोपी, आजकल ऐसे एंडोस्कोप आ गए हैं कि ऑल जो चीजें हम पहले बड़े बड़े इंसिजन्स लगा के करते थे
जैसे मैं पिट्यूटरी ट्यूमर की बात बताऊं तो पिट्यूटरी ट्यूमर पहले ब्रेन के थ्रू किया जाता था, अच्छा खासा बड़ा कट लगाना पड़ता था। जी। आज की डेट में उसी को एंडोस्कोप के हम नाक के थ्रू करते हैं तो कोई कट भी नहीं पता चलता और इजीली हो जाता है। और इजीली हो जाता है एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, ब्रेन को कोई डिस्टर्ब ही नहीं करना पड़ता। अब काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है हमारे रिसोर्सेज की बात करें या Resources की डेवलपमेंट बात भी काफ़ी करें। अच्छी हो गई हमारी साइंस बैकग्राउंड में भी कि सो आजकल एमआरआई में ऐसे ऐसे टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया है, फंक्शनल एमआरआई आ गया है, एमआर ट्रैक्टोग्राफी आ गया है, तो जी। वो हम लोगों को पहले ही बता देता है कि हम कहाँ से हमारा सेफेस्ट कॉरिडोर रहेगा सर्जरी करने के लिए एंड काफ़ी हेल्पफुल हो गया हाँ एंड पेशेंट को मिनिमम डैमेज से हम काफी अच्छा ट्रीटमेंट दे ट्रीटमेंट दे पाते हैं। जी। जहाँ तक आउटकम या रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये कोई भी यूनिफॉर्म रूल नहीं हो सकता। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट किस बीमारी से सफर कर रहा है, वेदर वो बिनाइन डिजीज है कि मेलिग्नेंट डिजीज है। तो बिनाइन डिजीजेस का सक्सेस रेट अच्छा रहता है क्योंकि एक बार हम उसको सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं ट्रीट हो तो जाता है। पेशेंट को पूरी तरह से क्योर हो जाता है। जी। बट जो कैंसरस हैं, जो ग्लायोमास हैं, हाई ग्रेड ग्लायोमास हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है, तो ये डिस्पाइट सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी दे कम एंड दे रिकर एंड ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो ब्रेन के किस जगह पे है, किस जगह पे वो क्या किसी फंक्शनल स्ट्रक्चर के पास में है, क्या कोई ऐसी जगह है जो कि मोटर कॉर्टेक्स है, ब्रेन स्टेम है या कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सर्जरी करने से पेशेंट को डैमेज होने का रिस्क रहता है। जी। ब्रेन में हमारा स्पीच सेंटर होता है, कॉम्प्रिहेंशन सेंटर होता है, सो कैलकुलेशन का सेंटर होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग द डिसीजन एंड द आउटकम ऑफ द पेशेंट। वो आउटकम पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है क्योंकि सीरियसनेस डिपेंड करती है कि अलग अलग क्या ट्रीटमेंट्स होंगे या फिर उन ट्रीटमेंट्स की भी सक्सेस रेट पे डिपेंड करते हैं। एट द एंड में सर आपकी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि ओवरऑल आपके जर्नी में कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से। कोई भी सर्जन जो होता है उसकी हमेशा प्लस एंड माइनस दोनों टाइप की मेमोरीज रहती ही रहती है, बिल्कुल। ठीक है ना। एंड पेशेंट हमारे पास, मुझे अपना एक केस याद आ रहा है, बरेली के साइड का एक पेशेंट था जी। उसको पिट्यूटरी ट्यूमर था एंड उसको विजन दिखाई नहीं दे रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था, पूरी तरह से देखना बंद नहीं हुआ था, उसको ब्लरिंग शुरू हो गई थी। तो उसको जब सर्जरी किया तो पहले तो सर्जरी से लोगों को डर तो बहुत लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसको सर्जरी करके किया नेक्स्ट डे जब उसका विजन पूछा जी। तो वो जो उसने कहा कि सर आप मेरे लिए तो भगवान हो, तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, तो ये आपको रिलेट करती है। बिल्कुल, एज अ डॉक्टर तो सारे डॉक्टर जबकि हम अपना केवल काम कर रहे होते हैं, जी। बस सिंपल, जैसे कि पुलिस वाले अपना बॉर्डर पे कर रहे हैं फोर्स, वो भी हमारे लिए भगवान हुए वैसे तो, क्योंकि हमारे लिए वो डिफेंस कर रहे हैं। बट हम सब लोग अपना कर्तव्य करते हैं, बट जो पेशेंट परसीव करता है जो उसका, तो वो बस एक हम लोगों को इलेटेड रखता है, किक देता है कि हमें और अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, आज हमारे दर्शकों को इतनी जानकारीगत बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। काफी कुछ जानने को मिला होगा हमारे दर्शकों को, तो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।